तो भाई अब सच में ब्लड लाइन लग रहा है कि कुछ अलग ही लेवल पे चला गया है। एंड पैसा ये जेकब फाटू पता नहीं कौन सा मिट्टी से बना हुआ है, अकेले सबका हालत टाइट करके रख दिया आज शो के ऊपर। तो आज स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें देखने को मिला बेली के साथ। तो बेली के ऊपर यहाँ पे बात करने के लिए आया टिफिनी और फिर उनके ऊपर आया यहाँ पे नाया जैक्स। तो यहाँ पे नाया जैक्स एंड टिफिनी एक साइड में था एंड बेली था दूसरी साइड में। तो बेली ने यहाँ पे नाया जैक्स को कहा कि तुम ये सोचने में गलती मत कर देना कि मैं अभी भी ओल्ड वाला बेली हूँ। 2017 के टाइम में एनएक्सटी में जो बेली था मैं अभी वो नहीं रहा, लेकिन पर्सनली मुझे लगा कि वो वाला बेली ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इस वाला बेली से। तो यहाँ पे बेली बातचीत में अटैक करने की कोशिश किया नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नंबर गेम उनके ऊपर भारी पड़ गया। लेकिन यहाँ पे नंबर गेम इक्वल करने के लिए फिर मीचेन आया और फिर मीचेन यहाँ पे पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी कैंडो स्टिक के मदद से नाया जैक्स एंड टिफिनी को वहां से हटाया। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक मैच देखने को मिला नाया जैक्स एंड मीचेन के बीच में, जहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नाया जैक्स फेवरेट था मैच को उनका लेकिन यहाँ पे मीचेन की तरफ से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। एंड नाया जैक्स को वुमेन्स डिवीजन में किया ही तो तगड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब वुमेन्स डिवीजन में सबसे तगड़ा था यहाँ पे रिया रिप्ली, तो उनके सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था नाया जैक्स की तरफ से। एंड आज यहाँ पे तो मतलब उनके हारने की कोई चांस ही नहीं था। एंड वो यहाँ पे चैलेंज करने वाला है चैंपियन को, तो उनका एक लॉस्ट कंसीड नहीं कर सकता यहाँ पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत आसानी से नाया जैक्स मैच को ऑन भी कर लिया। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो मिचेल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था मैच के अंदर। तो यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे बेली वापस से आया रिंग के अंदर और आके यहाँ पे नाया जैक्स के ऊपर वापस से अटैक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे नंबर गेम वापस से भारी पड़ गया बेली के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे टिफिनी था नाया जैक्स के फेवर में। लेकिन यहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद नाया जैक्स वहां से जा ही रहा था एंड टिफिनी ने सोचा कि यही असली वक्त है मैं अपना कैसिन कर दूं। तो यहाँ पे कैसिन करने के लिए गया एंड रेफरी को अपना कैसिन के लिए ब्रीफकेस भी दिया। लेकिन तभी यहाँ पे नाया जैक्स वापस आ गया एंड नाया जैक्स ने कहा कि ये क्या चल रहा है। तो उसी वक्त यहाँ पे टिफिनी ने अपना जो ब्रीफकेस था वो पीछे से ऊपर लिया और फिर कहा कि तुम चैंपियन हो, तुम मैच ऑन कर लिया, बहुत बढ़िया, चलो हैंडशेक वगैरह किए करके वहां से उनको लेके चला गया। मतलब एक तरीके से टिफिनी यहाँ पे डर रहा है नाया जैक्स से, क्योंकि मतलब जिस तरीके का सुपरस्टार है डरना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे टिफिनी मुझे लगता है कि नाया जैक्स के ऊपर ही इन द एंड कैश इन करेगा अपना। तो नेक्स्ट शो के ऊपर एक टैग टीम मैच आया था जो कि था बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज वर्सेस एंजिल एंड बार्तो के बीच में। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैच एकदम एवरेज टाइप का ही था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। लेकिन यहाँ पे लेगाटो फैंटास्मा की इंटरप्शन की वजह से यहाँ पे एंजिल एंड बार्तो मैच को इजीली ओन कर लिया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट शो के ऊपर एक सेगमेंट आया था मेगा स्टार एले नाइट का। तो एले नाइट यहाँ पे आने की रिंग के अंदर आने के बाद पहले तो ये पिन के ऊपर एक वीडियो प्ले किया, जहाँ पे ये दिखाया गया था कि मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करने के लिए जो क्वालिफायर मैच था वो मैच यहाँ पे एल9 ने ऑन किया था। एंड ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे यूएस चैंपियन को पिन करने की मदद से वो मैच को ऑन किया था। तो वही चीज़ को यहाँ पे ट्रिगर करके एल9 ने बोला अब मुझे चाहिए ये चैंपियनशिप, और मैं यहाँ पे बैक स्टेज जाके जनरल मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाया हूँ। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है एक मैच फॉर द यूएस टाइटल एट समर स्लैम। तो यहाँ पे ऑलरेडी जनरल मैनेजर का साइन है एंड अभी मैं अपना साइन कर देता हूँ। क्या है कि यहाँ पे एल9 ने भी अपना साइन कर दिया और फिर कहा कि अब बस एक ही साइन बाकी है जो कि है लोगन पॉल का। तो मुझे पता है कि आज लोगन पॉल यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आओगे तो जल्दी जल्दी आके यहाँ पे साइन कर देना। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर और एक वोमेन्स डिवीजन का मैच आया था जो कि कोई उतना खास था नहीं, तो बताने लायक है नहीं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट एंड फाइनल मैच था शो के ऊपर उनके बारे में, जो कि था डोमासो चैम्पा एंड जॉनी गार्गानो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड जेसन बॉयलर। तो ये एक चैंपियनशिप मैच था जो कि डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया था। डोमासो चैम्पा एंड जॉनी गार्गानो के तरफ से हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला एंड ऑस्टिन थ्योरी एंड जेसन बॉयलर के बीच में कोऑर्डिनेशन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिला। यहाँ पे एंड ऑफ द मैच यहाँ पे जेसन बॉयलर ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर ही अटैक कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे उनके अटैक के वजह से ही वो लोग ये मैच हार गया। एंड ये मैच हारने के बाद वो लोग यहाँ पे स्टेज के बाहर बैठ के ये सब बातें कर ही रहा था, तभी यहाँ से पीछे से जेकब फाटू आके अटैक कर दिया उनके ऊपर। और फिर रिंग के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था डोमासो चैम्पा एंड जॉनी गार्गानो का, तो उनके ऊपर भी अटैक करता है। पहले तो जॉनी गार्गानो को धोता है
और फिर डोमासो चैम्पा को जब धोने के लिए जाता तो डोमासो चैम्पा ने कुछ अटैक किया जेकब फाटू के ऊपर, एक के बाद एक पंच डीडीटी वगैरह सब कुछ लगाया, लेकिन जेकब फाटू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो वापस से उठ के यहाँ पे काउंटर किया, डोमासो चैम्पा का भी एक ही हल किया जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी एंड जॉनी गार्गानो का किया था। और फिर इन सब को धोने के बाद यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट होता है सोलो सुकुआ का, एंड सोलो सुकुआ के साथ साथ पूरा न्यू ब्लड लाइन भी आता है रिंग के अंदर। तो ब्लड लाइन यहाँ पे रिंग के अंदर आने के बाद सोलो सुकुआ ने सबसे पहला बात यही कहा कि एक्नॉलेज मी, एंड इससे ज़्यादा घटिया एक्नॉलेज मी मैंने आज तक नहीं सुना था। और फिर सोलो सुकुआ ने कहा कि जिसने एक्नॉलेज नहीं किया उनका हाल क्या है पता तो अब लोगों को है। जैसे कि यहाँ पे पहला था जिमी ऊसो, जो कि एक्नॉलेज ना करने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, और था यहाँ पे नेक्स्ट था पॉल हेमन, उनको भी एक्नॉलेज ना करने की वजह से बाहर कर दिया गया है। तो अब मैटर नहीं करता कौन है हमारे सामने, जो कि एक्नॉलेज नहीं करेगा उनका सेम हाल होगा। और फिर यहाँ पे रोमा रिंस का भी नाम लिया जाता है सोलो सुकुआ की तरफ से। सोलो सुकुआ ने ये भी कहा कि जब रोमा रिंस आएगा तो रोमा रिंस भी मुझे एक्नॉलेज करेगा। और ये बात खत्म होने के बाद वो यहाँ पे मूव्स किया कोडी रोड्स के तरफ। तो कोडी रोड्स के नाम लेने के बाद वो यहाँ पे कह ही रहा था कि भाई आ जाओ यहाँ पे, तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट हो जाता है कोडी रोड्स का। तो कोडी रोड्स को बुलाने की पहले ही कोडी रोड्स यहाँ पे हाजिर हो जाता है एंड रिंग के अंदर आके कहता है कि मैं समर स्लैम के लिए वेट नहीं कर सकता, चल अभी एक दो हाथ हो जाए। तो ये एक तरीके से बेवकूफ़ी था कोडी रोड्स का, क्योंकि वहाँ पे नंबर गेम बहुत ही ज़्यादा भारी था ब्लड लाइन के फेवर में। तो यहाँ पे ब्लड लाइन चारों बंद एक साथ घेर लिया कोडी रोड्स को, एंड कोडी रोड्स एक साथ चारों को हैंडल करने की कोशिश किया, लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं कर पाया। फिर उनके काउंटर में यहाँ पे हमें थीम सॉन्ग हिट होते हुए देखने को मिला रैंडी ऑर्टन का। तो रैंडी ऑर्टन तो एक बार आके सबको हैंडल कर ही लिया था, लेकिन उनके ऊपर भी नंबर गेम यहाँ पे भारी पड़ गया। एंड नंबर गेम भारी पड़ने का जो मेन रीज़न था वो था जेकब फाटू। भाई अकेला बंदे ने पूरा एकदम सबको धो डाला, कोडी रोड्स को एंड रैंडी ऑर्टन दोनों को ही धो डाला। और फिर कोडी रोड्स को सब लोग मिलकर उनका हाथ यहाँ पे रोप में फंसाया गया एंड उनके सामने अच्छे से धुलाई किया गया है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का। जेकब फाटू ने उनके ऊपर एक के बाद एक सुपर किक लगाया और फिर अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब भी लगाया एंड कोडी रोड्स के आंखों के सामने ये सब चल रहा था, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर एंड में जाकर सोलो सुकुआ कोडी रोड्स के ऊपर अपना सोलो स्पाइक भी लगाया। और फिर ऐसे ही यहाँ पे पूरे तबाही के साथ वी द वंस वाला साइन किया ब्लड लाइन के सब मेंबर, और ऐसे ही ये शो तबाही के साथ खत्म हुआ। एंड सच में यार ये ब्लड लाइन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, कहना तो पड़ेगा, स्पेशली ये जेकब फाटू।